हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पचरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? तो भी हाल ही में पहले ये बताओ, जीआई टैग को किस एक्ट के तहत दिया जाता है? मैंने कई बार बताया है, 99 का एक्ट था, ठीक है। इस 1999 के एक्ट के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को। आज आपको कुछ बैकग्राउंड वॉइस मिल रही होगी, तो उसको थोड़ा आप एज ए बैकग्राउंड ही ले सकते हो आप, ठीक है। तो दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के, ठीक है, त्रिपुरा के माताबारी पेड़ा और पचरा, दो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक ये माताबारी पेड़ा याद रखना है। पेड़ा मतलब पेड़ा या पेड़ा समझ सकते हो। ये एक प्रकार की मिठाई होती है, ठीक है। मंदिरों में, मतलब मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ती है, तो ये मिठाई है। और सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है? पचरा। पचरा क्या है? पचरा एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, ठीक है। तो हाथ से बुना हुआ कपड़ा है पचरा। तो इन दोनों प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये दोनों कहाँ से रिलेटेड है? दोनों त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना याद है, ठीक है। अच्छा, जीआई टैग प्रदान किया जाता है उत्पाद जो होता है ना अपना, उत्पाद की नकल से बचने के लिए, नकल एंड दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, जीआई टैग। तो दुरुपयोग नहीं हो सकता और नकल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना है आपको। पचरा और कौन सा दूसरा प्रोडक्ट, कौन सा? माताबारी पेड़ा। तो एक ये मिठाई है और ये हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1999 का एक्ट था जीआई टैग के लिए, और फर्स्ट दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ठीक है। और ये ईयर इसका 2004 है, बट देख लेना आप, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलो चलो, ठीक है। तो ये देखो, ये पचरा है आपका और ये पेड़ा है। यूपी में तो पेड़ा कहते हैं, मथुरा और यूपी में पेड़ा, बाकी त्रिपुरा में इसू को पेड़ा कहते हैं, ठीक है। और ये कपड़ा है आपका, हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, ठीक है, पचरा। इसका नाम पचरा है। चलो, बस होली पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? इनको भी जीआई टैग मिला है, ये कुछ प्रोडक्ट हैं, तो इनका बताना है, राज्य बताओ इनका। तो बस होली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। चुरपी पनीर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये याक के पनीर से बनता है, याक के दूध से, सॉरी। गुलबर्ग तूर दाल, इसे बताओ। ये कर्नाटका से रिलेटेड है, ठीक है। गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटका। कारी सादी आम, ये भी कर्नाटका, ठीक है। तो बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर, चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश, गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटका, कारी शादी आम कर्नाटका, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के समापन समारोह का आयोजन किसने किया? आप सबको पता था, 2023 का जो ईयर था ना, इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसका समापन हुआ है। और इसको इसको और किस नाम से जानते थे? तो इंटरनेशनल कदन्न वर्ष, ठीक है। कदअन्न वर्ष, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मोटे अनाज का वर्ष या कदन्न वर्ष या पोषक आहार वर्ष, तो सब ये 2023 ही है, ठीक है। तो यूएनओ ने, किसने घोषित किया था इसको? यूएनओ ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना, भारत ने इसका प्रस्ताव रखा था और यूएनओ ने इसको मान लिया था, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अभी हाल ही में इसका समापन समारोह एफएओ ने रोम में किया। अच्छा, एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भी इसका रोम में ही है, तो रोम में इसने अभी समापन समारोह किया गया।
FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं? ज्वार, ज्वार, बाजरा, रागी। तो ये कुछ अनाज होते हैं मोटे अनाज में, ठीक है। तो इनका ईयर मनाया जा रहा था 2023 को मोटे अनाज का वर्ष मनाया जाएगा। और भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है इन मोटे अनाजों का, ठीक है। चलो ठीक है। और हाँ, इनको एक चीज़ और कहते हैं, मोटा अनाज तो कहते हैं, या गरीबों का अनाज भी कहते हैं, ठीक है। तो गरीबों का अनाज भी कहते हैं इसे। चलो, अरे ठीक है। तो अभी हाल ही में FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, रोम में इसका समापन समारोह का आयोजन किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, FAO की स्थापना कब हुई? 1945 में FAO की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका सबको बताया मैंने अभी, रोम में है। रोम, इटली, ठीक है। अच्छा, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और इसमें 195 देश सदस्य हैं, ठीक है। भारत भी इसमें शामिल है। तो रोम टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोम टाइबर नदी के किनारे है और ये इटली का, सॉरी, FAO का हेडक्वार्टर है। FCI की स्थापना कब हुई, ये बताओ। FCI का, FCI 1965, ठीक है। 1965 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पता होगा आपको, ठीक है। FCI के हेड कौन है? अशोक कुमार मीना जी, ठीक है। तो FCI के हेड जो कौन है? अशोक कुमार मीना जी। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी वैसे? पहले 1944 में स्थापना हुई थी और अजय बंगा जी इसके हेड हैं, ठीक है। अजय बंगा नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और इसका हाँ हेडक्वार्टर WDC, वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रखना है। UNO का बताओ यार, UNO को, इसकी स्थापना कब हुई थी? UN का 1945 में। इसके हेड कौन है? इसके हेड तो एंटोनियो गुटरेस है। तो एंटोनियो गुटेरेस है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इन चारों एजेंसी के बारे में याद रखना, क्योंकि ये चारों एजेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब याद है ना। अभी हाल ही में FAO ने समापन समारोह कहाँ किया? रोम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। चलो, तो कुछ और बातें याद रखना है। इन्हें देखो, कदन्न या मिलेट्स को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और क्या हो रहा है? और ये खरीफ की फसल में आते हैं, ठीक है। खरीफ की फसल है। और मिट्टी उट्टी मत याद रखना, सुपर फूड याद रखना, खरीफ की फसल याद रखना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कदन्न उत्पादक, वैश्विक उत्पादन का 20% एंड एशिया का 80% भारत है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, भारत है सबसे बड़ा इसका उत्पादक राज्य, ठीक है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023 को मनाया जाता है। भारत द्वारा प्रस्तावित और UNGA द्वारा घोषित, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित की गई, ठीक है। और क्या महत्व क्या होता है इनका? कम महंगे होते हैं, पोषण की दृष्टि से बेहतर होते हैं, उच्च प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम सब मिलता है बढ़िया से, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन होता है और जल गहन होता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, बस हो गया, ठीक है। सुपर फूड भी इन्हीं को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलो ठीक है। पाम संडे धार्मिक महोत्सव किससे संबंधित है? बताओ। पाम संडे धार्मिक महोत्सव किससे संबंधित है? ये ईसाई धर्म से संबंधित है, ठीक है। ईसाई धर्म से संबंधित। नवरोज, ये पारसी नववर्ष है, ये भी याद रखना है। तो नवरोज को पारसी नववर्ष है, ठीक है। ये सुकोत फेस्टिवल आपको याद होगा, जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, ठीक है। मिसाइलें दागी थी हमास ने इजराइल पे, हमास ने इजराइल पर, ठीक है। तब इजराइल के लोग सुकोत फेस्टिवल ही मना रहे थे, इसी ताक में था और हमास ने इसी दिन आक्रमण कर दिया। तो ये यहूदी धर्म से संबंधित है, ठीक है। बैसाखी, बैसाखी क्या है?
बैसाखी सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये वैसे 13 अप्रैल को होता है, ठीक है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पाम संडे धार्मिक महोत्सव ईसाई धर्म, नौरोज पारसी नव वर्ष, सुकोत फेस्टिवल यहूदी, बैसाखी सिख धर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बताओ ये टिश्यू कल्चर लैब है क्या? तो टिश्यू कल्चर लैब बताओ ये पहले है क्या, किस लिए है और कहाँ स्थापित की जाएगी? सबसे पहले तो ये बताओ कहाँ स्थापित की, ये भी हाल ही में असोला भट्टी, कुछ याद है असोला भट्टी नाम से? मैंने शायद पिछली 3-4 क्लासों में ये कराया होगा। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, ये है कहाँ? वन्य जीव अभयारण्य, ये बताओ कमेंट करके ये है कहाँ? असोला भट्टी, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो अभी यहाँ ये टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। और इसका स्थापना क्यों किया जाएगी? संकटग्रस्त या दुर्लभ जो प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त या दुर्लभ देसी प्रजाति के वृक्षों की सैंपलिंग की जाएगी, ठीक है। तो दुर्लभ जो भी वृक्ष की प्रजातियां होंगी, ठीक है, वृक्षों की प्रजाति की सैंपलिंग, सैंपलिंग समझते हो, मतलब उनका मतलब रोपण करने के लिए, पुनर्जीवन समझ लो एक तरह से। तो सैंपलिंग के लिए इस लैब की स्थापना की जाएगी। मैं भी दिखाता हूँ कैसे सैंपलिंग होगी इसकी। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें आएंगे, कौन कौन से वृक्ष, जैसे हिंगोट एक वृक्ष होता है, ठीक है, हिंगोट है, खैर है, लोग गांव में आपके खाते थे, पहले खाते थे, अब पता नहीं, और बिस्तेंदु, सीरी, पलाश, ठीक है। तो ये कुछ वृक्ष हैं, मतलब इनके अलावा और भी होंगे, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ हैं तो मैंने लिखा दिया इनको, ठीक है। चलो ये नोट कर लेना आप। और किस लिए है? रोग मुक्त पादप का विकास करने के लिए, ठीक है, पौधों के लिए है। तो इतना याद रखना, पौधों के ऊतकों से उनके नए पौधे बनाना। तो रोग मुक्त पादप विकास के लिए, ठीक है, तेजी से वृद्धि होगी, तेज वृद्धि, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और कृत्रिम बीज का निर्माण भी होता है ना, वही यही सीन है, कृत्रिम बीज का निर्माण, ठीक है। तो कृत्रिम बीज निर्माण, इतना चीजें याद रखना। तो टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, न्यू दिल्ली में, ठीक है। रोग मुक्त पादपों एवं तेज वृद्धि के लिए ये किया जाएगा। और संकटग्रस्त या दुर्लभ वृक्षों की सैंपलिंग की जाएगी, ठीक है, इसमें जैसे हिंगोट, खैर, बिस्तेंदु, पलाश आदि वृक्ष, ठीक है। और कृत्रिम बीज निर्माण भी किया जाएगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में कहाँ? टिश्यू कल्चर लैब, न्यू दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा, ये मार्क कर लेना आप, ठीक है। चलो तो ये देखो, ये आपका पौधा है, इसको कटिंग की गई, इसके टिश्यू निकाले गए, ठीक है, ये टिश्यू निकाले गए थोड़े थोड़े। और अगर प्लेट में एक्सप्लांट, इसको मतलब एक लिक्विड होता है, तो उसमें रख के रख दिए गए, और जिससे ये छोटे छोटे पादप आप देख सकते हो बन गए। तो हाल ही में चर्चा में रही टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर है। तो फिर उनको अनुकूल दशा प्रदान की जाएगी, जैसे ग्रीन हाउस होते हैं ना, तो ग्रीन हाउस टाइप के कुछ इनको अनुकूल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर देने के लिए, जलवायु देने के लिए अनुकूल दशा प्रदान करेगी, और इसी में इसका विकास होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ऐसे इनका टिश्यू कल्चर लैब में ये काम किया जाएगा, ठीक है। देखिए बड़े बड़े पेड़ हो गए। चलो ठीक है, तो बस ये प्रोसेस है। पादप मतलब जो पौधों के जो ऊतक होंगे ना, पौधों के ऊतकों से नए पौधों का निर्माण ही इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो चलो, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, ये बताओ। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा आप सक्षम ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो सक्षम ऐप लॉन्च किया चुनाव आयोग ने। सुस्वागतम, सुस्वागतम किसने आप किया, लॉन्च किया था? सुप्रीम कोर्ट ने ई एंट्री के लिए लॉन्च किया था, ठीक है। तो ई एंट्री के लिए सुस्वागतम ऐप का लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नो योर कैंडिडेट, इसको किसने? इसको भी चुनाव आयोग ने ही लॉन्च किया, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने सुस्वागतम, सॉरी, नो योर कैंडिडेट, और इसने कौन कौन से? सी विजिल, सी विजिल भी इसी का है, ठीक है। और इनकोर ऐप भी इसी का है ना।
तो इनकोर ऐप भी तो चुनाव आयोग का ही है। चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप, सी विजिल, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट, ये सब चीज़ें लॉन्च की अभी हाल ही में, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तब ये चुनाव आयोग थोड़ा भी चर्चा में रहेगा, तो आपको बना के रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या यूटी ने ईवीएम मशीनों पर ब्रेल साइनेज प्रदान करने का निश्चय किया है? तो ये देखो, जो आपकी ईवीएम मशीन होंगे ना, इन पे ये ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाएगा, ताकि उनको सहायता की आवश्यकता ना पड़े, जो मतलब अंधे व्यक्ति होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले उनको किसी के साथ लेके जाना पड़ता था, तो अब उनको इस चीज़ की सहायता ना पड़े, इसलिए ब्रेल लिपि का भी प्रयोग किया जाएगा। तो ब्रेल साइनेज के बारे में पहले देखते हैं किस राज्य ने किया है, ठीक है। तो ब्रेल कहाँ भी, हाल ही में पुडुचेरी, तो पुडुचेरी के सभी निर्वाचन स्थलों में, तो पुडुचेरी निर्वाचन विभाग ने 967 जो निर्वाचन मतदान केंद्र हैं, ठीक है, तो मतदान केंद्र है, सभी पर ईवीएम में इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज, ठीक है, ये भी याद रखना है किस लैंग्वेज में, तो इंग्लिश एंड तमिल, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज में ब्रेल साइनेज प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना, पुडुचेरी और इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज दोनों में, मतलब ये इंग्लिश में भी होगा, पुडुचेरी में भी उपलब्ध होगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है, और ये किसके लिए है? मोस्टली दृष्टिबाधितों के लिए है, ठीक है, जो दृष्टिबाधित लोग होंगे उनको, मतलब उनके लिए स्वतंत्र और गोपनीय मतदान की व्यवस्था के लिए, गोपनीय मतदान एक तरह से ये अच्छा होगा, तो गोपनीय मतदान, ठीक है। पहले ये होता था कि साथ में जो रहता था वो मैनिपुलेट भी कर सकता था आपको, मतलब वो दृष्टिबाधित व्यक्ति कुछ और कह रहा है और वो कुछ और करवा के चला आता, ठीक है, क्योंकि उनको समझ तो आ नहीं रहा चीज़ें, बट अब वो अपने हाथों से टच करके ब्रेल लिपि द्वारा समझ पाएंगे आप किसको वोट कर रहे हैं, और आपका मतदान गोपनीय रह सकता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी में ये किया गया है, ठीक है, ईवीएम पर ब्रेल लिपि लगाई गई, ठीक है, लगाई जाएगी, ठीक है। चलो, पद पर रहते हुए गिरफ्तार पहले सीएम, चर्चा में रहे सीएम केजरीवाल, ठीक है। तो केजरीवाल जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो सीएम पद पर रहते हुए जेल के अंदर हैं, और उनको कोई हटा भी नहीं सकता जब तक कि उनको सजा ना हो, ठीक है, और वो भी मिनिमम 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए, 2 वर्ष से कम होती है तो फिर कोई सीन नहीं होगा, बट अगर 2 वर्ष से 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा होती है तो सीएम पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले इनको कोई नहीं हटा सकता, जेल के अंदर भी सीएम बन के रह सकते हैं। पहली एलएनजी बस सेवा मुंबई, ठीक है, तो मुंबई में पहली एलएनजी बस सेवा स्टार्ट हुई। ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र, ये कहाँ अभी स्थापित हुआ? आंध्र प्रदेश में स्थापना हुई, ठीक है। तो पहली एलएनजी बस सेवा मुंबई, ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र आंध्र प्रदेश, ठीक है। साइमन हैरिस सबसे युवा पीएम बने, अभी कहाँ के बने? आयरलैंड के, ठीक है, तो आयरलैंड के तो अभी यहाँ एक खेला हो गया, ठीक है। इससे पहले आयरलैंड में जो पीएम थे ना, तो उन्होंने कहा यार मैं अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ, मुझे अब पसंद भी करते हैं लोग या नहीं, तो जनता ने उन्हें कहा नहीं, उन्होंने वोटिंग की थी, ठीक है, वोटिंग की थी, वोटिंग करवाई जनता से वापस से अपने मतलब पक्ष में करो या विपक्ष में, तो उन्हें वोटिंग नहीं मिली और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आयरलैंड के भी हाल ही में सबसे युवा साइमन हैरिस प्रधानमंत्री बने, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल की अगुवाई कौन करेगा? शरद कमल जी, ठीक है, तो शरद कमल जी भारतीय दल की अगुवाई करेंगे, और ये भी कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है, ठीक है। चलो, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी याद रखना है। साइमन हैरिस आयरलैंड, पेरिस 2024 में भारतीय दल की अगुवाई शरद कमल, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। शरद कमल किस खेल के खिलाड़ी हैं? इनका खेल आप कमेंट करना, मैं ये होमवर्क में देता हूँ आपको, शरद कमल का खेल आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायकोम सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो गए हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बताओ आप। तो वायकोम सत्याग्रह शुरुआत छोड़ो, आप ये बताओ ये क्यों चलाया गया था, बताओ।
तो अभी हाल ही में इसके 100 साल पूरे हो गए थे, और ये त्रावणकोर से स्टार्ट किया गया था पहले, ठीक है। त्रावणकोर जो अभी हाल ही में अब केरल में है। तो त्रावणकोर केरल से शुरुआत किया गया था, और ये जानते हो क्या हुआ था? मंदिर प्रवेश आंदोलन का महत्वपूर्ण चला था, ठीक है। क्या था इसका? मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो पहले क्या होता था, मतलब क्यों चलाया गया था जानते हो? जो निम्न जाति के लोग होते थे ना, तो निम्न जाति के लोग को हिंदू हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, और 603 दिन जातिगत एकता के लिए चलाया गया, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 603 दिन चलाया गया था, ठीक है। तो इतना बस याद रखो, त्रावणकोर और मंदिर प्रवेश आंदोलन, बस दो चीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलो ठीक है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया, बताओ। तो कुछ ऑपरेशन है, महत्वपूर्ण ऑपरेशन मैं करा दूंगा अभी इस क्लास में, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया अभी हाल ही में, ये लेटेस्ट है, तो इसको आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प चलाया। ऑपरेशन पोलो सबको पता है, 1948 हैदराबाद, है ना। तो 1948 हैदराबाद। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942, सॉरी, तो 1942, इसमें क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन में रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की एंड सीरिया में जब भूकंप आया था, तो वहां से अपने लोगों को निकालने के लिए चलाया गया। तो तुर्की सीरिया में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। तो हिंद महासागर में भी हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प चलाया। ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद का विलय। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन दोस्त तुर्की एंड सीरिया, ठीक है, भूकंप से बचाने के लिए। ऑपरेशन कैक्टस, ये बताओ। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया। यहाँ मालदीव में तख्ता पलट हो रहा था, उसको रोकने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ठीक है। तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया भारत द्वारा। अच्छा, ऑपरेशन अजय बताओ, मैंने हाल ही में इसको कराया है। ऑपरेशन अजय आप लोग बताओ। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, तो हैती में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन है, ठीक है। तो यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो ऑपरेशन अजय बताओ, इजराइल याद है ना आपको? तो अभी इजराइल और हमास का जो संघर्ष हो रहा था, उससे अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो ऑपरेशन कैक्टस मालदीव, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन इंद्रावती हैती, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन जितने भी है ना, 8-9 मैंने करा दिए, 9-10, तो इनको सबको याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। मजे करो अब तुम लोग, ठीक है। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। चलो।